स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं सौरभ आपके साथ बातें खुलकर करेंगे, वो बताएंगे आपको जो कोई और नहीं बताएगा। हमारे साथ आ चुके हैं मेट्राइज के डायरेक्टर सिफोलॉजिस्ट मनोज कुमार सिंह जी। बहुत स्वागत मनोज जी आपका। अजीत द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं जी, बहुत स्वागत आपका भी। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर आ चुके हैं। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। तो सर्वे खबर तीन चीजें बैठी है मेरे सामने। शुरुआत कहां से करें सर? आज दिन है डायलॉग का। आज तो कुछ फिल्मी टाइप पोस्टर हम लोगों को वैसे बनाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बिहार में बाबा, लेकिन आज बिहार में केवल बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं थे, बिहार में दूसरे बाबा भी थे। राहुल बाबा, राहुल जी आज बिहार पहुंच गए हैं। बड़े खुश हैं अजीत जी आज कि वो आ गए हैं बिहार में, प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपको मैं आज डायलॉग सुनाऊंगा, राहुल गांधी के डायलॉग, योगी आदित्यनाथ के डायलॉग और अमित शाह के डायलॉग, क्योंकि खबर इन तीनों ही डायलॉग से निकली। सर आज मुझे अभी किसी ने बात हो रही थी तो किसी ने एक टर्म दिया, वायरिंग, पॉलिटिकल वायरिंग नहीं है तो करंट नहीं दौड़ेगा, और जिसकी वायरिंग ठीक है वो फिर करंट दौड़ा लेगा। अब सवाल ये किसकी बातों में करंट था, किसकी वायरिंग पॉलिटिकल वायरिंग है और किसकी नहीं है। अब मैं उदाहरण दूंगा, बताएंगे आप। मैं तो केवल आज मैं कोट करूंगा केवल, ठीक है? आज आप ही लोग हॉट सीट पर सब। तो पहले योगी जी की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ कोई पहली बार बिहार के प्रचार भी नहीं गए, इससे पहले एक राउंड का प्रचार वो कर चुके हैं आज। लेकिन खास इसलिए था क्योंकि ये रघुनाथपुर में थे, जहां से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाह को टिकट दिया। हमने कल भी बात की थी। तो वहां जाके जो उन्होंने बातें कही, अब ये पॉलिटिकल वायरिंग वाली बात है। योगी जी की पॉलिटिकल वायरिंग फिट है कैसे? पहली बात ये पकड़ी कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर कितना है। तो रघुनाथपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है सर 108। हम कहते हैं श्री श्री 108, 108 बार आप माला फेरते हैं। हिंदू धर्म में 108 नंबर का बड़ा महत्व है। तो कहा कि देखिए धरती 108 वाली है ये, तो यहां तो पापी होना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बताया अपराध का रिकॉर्ड, फिर कहा जैसा रिकॉर्ड पृष्ठभूमि वैसा नाम उसामा। तो यहां से उन्होंने बात शुरू की। फिर कहां तक ले गए उसको कि ये लालू यादव ने राम रथ यात्रा का रथ रोका था, अखिलेश यादव के पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, अखिलेश यादव अभी प्रचार के लिए आने वाले हैं उसामा के, और मैंने राम मंदिर, मतलब हमने राम मंदिर बनवाया। और ये लोग तो इस बाबर और औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ें, यही शब्द थे, ये लोग वहां जाके फातिहा पढ़ें तो यही ठीक है। किसी को ये बातें बहुत क्रूड लग सकती हैं, किसी को लगेगा कि भाई ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव है भाई। कोई आपको 12 लाख करोड़ रुपए की नौकरी भी तो वादा कर रहा है ना, क्योंकि चुनाव है। तो लॉजिक हर चीज में नहीं होता, बात कन्वे करने की बात होती है। तो ये कन्वे किया योगी आदित्यनाथ ने। राहुल गांधी ने क्या कन्वे किया, वो पन्ना लंबा है। राहुल गांधी ने पहले बोला कि नरेंद्र मोदी को छटपट से कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप कहोगे ना, चुनाव चल रहा है, कि नरेंद्र मोदी यहां मंच पे आके नाचो, तो नरेंद्र मोदी डांस करेगा। नरेंद्र मोदी वो दिल्ली में यमुना है, वो यमुना नहीं है, उसको यमुना जी कहते हैं। वो पूरा हिंदुस्तान यमुना जी कहता है, तो उन्होंने कहा वो यमुना है, वो उनको यमुना जी, वो उसको यमुना जी कहते हैं, लेकिन वो यमुना नहीं है, नदी नहीं है, वो तालाब है। स्विमिंग पूल में थे नरेंद्र मोदी, स्विमिंग पूल में छठ मनाया। मैंने कंफर्म भी किया आते ही कि मुझसे छूट गया हो। क्या नरेंद्र मोदी की छठ की कोई तस्वीर किसी ने देखी? सर आपने देखी? देवेंद्र जी आपने देखी? कोई नरेंद्र मोदी ने छठ की कोई चर्चा थी बहुत, जाएंगे लेकिन नहीं गए। कभी भी किसी भी लेवल पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था। तो राहुल गांधी ने उसी दिन का अखबार पढ़ा जिस दिन ये खबर छपी थी कि नरेंद्र मोदी जाएंगे, वसुदेव घाट पर जाना है उनको। नहीं गए ये वाला, उस दिन का अखबार उन्होंने नहीं पढ़ा। तो ये एक बात। फिर आगे उन्होंने ट्रंप की बात की कि ट्रंप से मोदी डरते हैं, मोदी का रोज अपमान कर रहे हैं, ट्रंप, मोदी के मुंह से चू नहीं निकलता। ये बात कहने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन क्या डर था बिहार के इलेक्शन में? ये इलेक्शन पर्सनैलिटी का इलेक्शन नहीं बनना चाहिए, और कम से कम नरेंद्र मोदी वर्सेस एनीवन तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी ने वो काम कर दिया? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी या एनडीए का घटक दल जो चाहेगा कि नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी सबसे बड़े उनके स्टार प्लेयर हैं, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कोर्स में लेके आया जाए वो एनडीए के लिए उतना फ़ायदेमंद है। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वाले केस की अगर बात करें सौरभ, तो जैसे कि आपने बताया कि रघुनाथपुर में उसामा शाह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उस जगह पे सिर्फ उस रूप में महत्व नहीं है, उससे दूसरे लेवल पे अगर आप देखें कि वहाँ पर एनडीए का जेडीयू का कैंडिडेट है, बीजेपी का नहीं है। हाँ। वो जेडीयू योगी आदित्यनाथ को अपने स्टार कैंपेनर के तौर पे अपने सीट पे लेके बुला रही है। उससे आप ये समझ सकते हैं कि जेडीयू भी अब कितनी बदल चुकी है और एनडीए में एकजुटता किस लेवल का है। अब वो जो रिजर्वेशन हुआ करता था कि हाथ मिलाने पे भी दिक्कत हो जाए, अब वो दौर बहुत पीछे छूट गया है। और ये चुनाव में पॉलिटिकल वायरिंग की जो आप बात कर रहे हैं, ये वायरिंग दिखा रहा है कि कितना सघन वायरिंग है। कि सिवान में अगर बात करें तो शहाबुद्दीन सिर्फ सिवान के लिए नहीं है,
प्रतीक है वो प्रतीक है पूरे बिहार के लिए। और उस कंडीशन में वहाँ योगी आदित्यनाथ जाके अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि पूरे बिहार के लिहाज से वो कितनी बड़ी मैसेजिंग वाली बात है। और ओसामा शहाब उस सीट पे आप जाना, वहाँ पे इन बातों को कहना, शहाबुद्दीन के दौर को याद करना, आज बिहार के एक एक लोग फिर से शहाबुद्दीन के दौर को एक बार याद कर रहे होंगे और वहीं पे फिर इंडिया की सफलता की कुंजी रहती है। बीजेपी तो बार बार याद दिला रही है। और यहाँ योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आप यूपी देखते हैं ना, यूपी में क्या होता है, अब माफिया की जमीन जब्त करते हैं, उस पर फ्लैट बनाते हैं गरीबों के लिए और चाबी मैं खुद देता हूँ। तो ये यहाँ भी होना चाहिए। और यहाँ हुआ, बोला भी कि 2005 के बाद से बहुत से माफियाओं की दुकान बंद हुई। तो योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की। फिर उन्होंने कहा कि जो सौरभ एक मिनट रुकना चाहूंगा, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी शहाबुद्दीन के खासम खास हुआ करते थे। अच्छा। वो जो 11 आप समझ रहे हैं ना कि यूपी में अतीक कहाँ है, मुख्तार कहाँ है, ये और शहाबुद्दीन इन तीनों की तिकड़ी हुआ करती थी। कई दिन ये लोग जाके सिवान में रहते थे, 10-15 दिन रहते थे। उसी तरीके से फिर वहाँ से ये लोग नेपाल के बॉर्डर की तरफ में जाते थे, शिकार करने, बहुत सारी कहानियां वहाँ पे चलती। नहीं वो वहाँ से अपनी यूपी की पॉलिटिक्स भी साध रहे हैं। नहीं वो तो देखिए उन्होंने जो बातें कही एक सिर्फ उस नाते इसका रेलिवेंस नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने, वो तो रघुनाथपुर है, रघुनाथ के मानने वाले हैं वो भी, और रघुनाथपुर है, 108 नंबर है, ये एक धार्मिक पहलू है उनकी बातों का। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सिर्फ उसी के प्रतीक नहीं है। उन्होंने जो बाद वाली बात कही कि माफिया को हमने ख़त्म किया, या माफिया को ख़त्म करने वाली एक इमेज उन्होंने अपनी ये भी बनाई है कि लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, हालांकि उसको लेकर के बहुत लोग कास्ट एंगल खोजते हैं और बिहार में तो खासतौर से खोजा जाता है, यूपी में भी खोजते हैं। इसके बावजूद एक इमेज उनकी ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कंट्रोल किया और माफिया जो है उनको निपटाया, उनको इनकाउंटर हुआ उनका, या जेल में बंद हुए, मतलब उनका एक आतंक खत्म। तो बेटर ऑफ फैक्ट है, वो तो फैक्चुअल, उसके साथ आप डाटा के साथ इस बात को प्रूव कर सकते हैं। तो एक इमेज ये भी जो जा करके मैच करती है नीतीश कुमार की इमेज से। भाई नीतीश कुमार जब से सरकार में आए हैं उसके बाद फिर शहाबुद्दीन के परिवार का पतन शुरू हुआ। कोई भी व्यक्ति उसके बाद एक टर्म के बाद एमएलए एमपी कुछ नहीं बन सका। उनकी पत्नी शहाबुद्दीन की 2 बार हारी, उनके विधानसभा हारी, लोकसभा हारी, सब। कौन से साल में जेल गए शहाबुद्दीन? याद है वो तो 9 वही पहला टर्म पूरा हुआ, नीतीश के पहले टर्म में गए, उसके अंत होते होते वो चले। दूसरे टर्म नीतीश कुमार ने जेल में डाला। नीतीश कुमार ने जेल में डाला और पूरा आतंक उनका खत्म किया। और भाई उस समय 9 में निर्दलीय वहां से ओम प्रकाश यादव लोकसभा का चुनाव जीत करके आए, निर्दलीय, उस सिवान की सीट से ओम प्रकाश यादव, जिनको एक बार मार करके फेंक दिया था, मरा हुआ मान करके ओम प्रकाश यादव को इनके लोगों ने, शहाबुद्दीन के लोगों ने। तो वो निर्दलीय जीत के आए ओम प्रकाश यादव सिवान से। फिर अगली बार भारतीय जनता पार्टी से जीत के आ रहे 14 में ओम प्रकाश यादव। तो फिर कभी कोई 9 के बाद, मतलब नीतीश कुमार आए 5 में, उसके बाद कभी शहाबुद्दीन के परिवार से कोई एमएलए एमपी नहीं बन सका। रघुनाथपुर हो, सिवान हो, उसी प्रतापगढ़ जहां इनका घर है प्रतापपुर में, कैसे पुलिस नहीं जा पाती थी, और पुलिस एक बार गई थी तो कितनी गोलियां चली थी कि पुलिस इनके घर तक नहीं पहुंच पाई थी शहाबुद्दीन। हाँ, तो ये कहानी मुझसे एक बार इन्होंने बड़ी डिटेल में मुझे सुनाई थी। तो वो इस तरह का टेरर था। तो वहाँ ये ठीक बात है कि जेडीयू का लोग रिलेट करेंगे, वहाँ वो गए, हाँ लोग कनेक्ट करेंगे, इस बात से कनेक्ट करेंगे। एक तो रिलीजियस धार्मिक कनेक्शन, एक वायरिंग वो हुई, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर हुआ, एक माफिया हुआ, ये तमाम चीजें कनेक्ट हुई। आजकल योगी आदित्यनाथ जहाँ की सभा हुआ करने जाते हैं तो उनकी टीम करती हो या समर्थक करते हो, जो भी, एक बुलडोजर लाके खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, वहां भी एक बुलडोजर खड़ा कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर बुलडोजर भी जो खड़ा कर रखा है, और यूपी में ये बुलडोजर माफिया की छाती पर दौड़ता है। तो सर ये दोनों 108 वाली बात और बुलडोजर वाली बात, और योगी आदित्यनाथ का रघुनाथपुर में होना, योगी का बिहार में प्रचार का क्या मतलब है इन दोनों बातों को देखते हुए? योगी को आगे बीजेपी कर 2 चीजों कर दे। जब तक सीमांचल में आप पोलराइजेशन नहीं करेंगे तब तक बीजेपी के लिए मुश्किल है, और पोलराइजेशन करना है। पिछली बार कैसा किया था बीजेपी ने? अच्छा किया था, बनिस्पत कहिए जो हिसाब से वहाँ जातीय और सांप्रदायिक जो माने कास्ट और रिलीजन के हिसाब से देखिएगा, उस हिसाब से उनको बेहतर ही मानेगा। और पिछली बार के बाद ये बता दे रहा हूँ कि इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर वहां पे बीजेपी का परफॉर्मेंस होगा। क्या है कि योगी आदित्यनाथ का एक सशक्त चेहरा है, जिसपे कहा जाता है विश्वास पब्लिक को है कि भाई ये जो बोलते हैं वो करते हैं, इनका कुछ अपना नहीं है, और वही काम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी लेकर लोगों का अपना है। तो ये दोनों लोगों के साथ बिहार की जनता को कैसे साधना है, ये पूरी तरह से ध्यान देकर आइए। इसी तरह से देखिएगा, योगी आदित्यनाथ का बक्सर में भी डाला गया है, आरा में डाला, ये सब बॉर्डर एरिया है जहाँ के लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से बनारस को सजाया
गया है और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति देखिए, है। प्रचार तो बीजेपी के पास प्रचार कराने के लिए लोगों की कमी तो है नहीं। 10-12 तो मुख्यमंत्री हैं, अब तो रेखा गुप्ता भी वहां प्रचार कर रही हैं, तो राजनाथ जी भी कर रहे हैं, मोहन यादव भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों को भेजा गया होगा। तो बट योगी आदित्यनाथ, ये प्रचार वोट में ट्रांसलेट होता है जब योगी जाते हैं? 100% देखिएगा, जितने भी उनके स्ट्राइक रेट निकालिएगा तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का 78% था, महाराष्ट्र में तो काफी उनका उछाल रहा है। तो लोग उनको सुनते ही नहीं है, उनको सुनकर प्रभावित भी होते हैं और वोट में कन्वर्ट भी होता है। तो वो जहां जाते हैं, जैसे बिहार में आप सरोज जी जाइए और लोगों से बात कीजिए, तो लोग बोलता है कि क्या डेपुटेशन पे भी किसी सीएम को दूसरे स्टेट में भेजा जा सकता है? तो कुछ दिनों के लिए योगी आदित्यनाथ को बिहार भेज दिया जाता है। तो इस तरह के जब विचार उनके जनता के बीच में है कि कुछ समय के लिए बिहार में आ जाए तो बिहार में किस तरीके से सुधार होगा। अब जैसे काफी लोग अभी जाकर पलायन के ऊपर, मैं पलायन पे बार बार आता हूं और मुझे इसलिए वो दुख होता है कि लोग बार बार मैं बिहारी हूं इसलिए मुझे दुख होता है कि लोग पलायन बोल रहे हैं। राहुल गांधी पलायन पे आज बोल हाँ, रहे हैं, लेकिन बोल ही रहे हैं। देखिए, मैं क्या कर रहा हूं कि उनको ये बोलना चाहिए था कि मैं यहाँ के लोगों को पलायन नहीं, मजदूरों का पलायन है, पढ़े लिखे इंसानों का पलायन किसी भी स्टेट में होता ही होता है और ये अच्छी बात मानी जाती है। तो इस पलायन पे उनको ये बताना चाहिए था कि हम उद्योग लाएंगे तो कैसे लाएंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं आ रहा। लोग शिक्षित नहीं है, एक मजदूर के रूप में बाहर में जाते हैं और काम करते हैं। ये हमारे इस बात पे तो ओवैसी ने मजे ले लिया आज तेजस्वी यादव की। उन्होंने कहा ना, शायद वो उनके घोषणा पत्र में वो इंटर्नशिप वाली स्कीम भी है कि हम इंटर्नशिप कराएंगे युवाओं को। तो ना कराओगे कहाँ? कौन सी कंपनी फैक्ट्री है यहाँ कि आप इंटर्नशिप देंगे? वो ट्रोल उन्होंने दोनों को किया। हाँ, बेसिकली तो दोनों तरफ को ट्रोल किया उन्होंने। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं एक चीज़ और मैं उसमें जोड़ दूं कि जैसे आरा बक्सर उनको भेजा गया है तो इसलिए नहीं कि वो डेवलपमेंट का कोई मॉडल यूपी में चल रहा हो। मगध शाहबाद वाले पिछली बार के चुनाव में एनडीए अच्छा नहीं किए थी और ठाकुरों के भीतर नाराजगी थी। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का जो आरोप लगता है, अच्छा बिहार में ठाकुर को अगर आप देखें तो भूमिहार की तुलना में, फॉरवर्ड में अगर आप बात करें तो भूमिहार जैसे डाई हार्ड एंटी आरजेडी होते हैं, ठाकुर का ऐसा नहीं होता, वो स्विच होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में वो नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए, खासतौर पे मगध शाहबाद में वो बड़ा ही लगेगा। आरा बक्सर इस तरफ और आरजेडी में तो बहुत समय तक राजपूत रहे भी। उसमें हम आपको बताएं कि ये जो कहा ना इन्होंने, देवेंद्र जी ने, ये मुख्य कारण है कि पहली बार जब गए तो दानापुर में रामकृपाल यादव का नॉमिनेशन करा, उसके बाद सीधे वहां गए, वो सासाराम की तरफ ही गए वहीं, और मतलब उस शाहबाद के इलाके में गए। तो वो इसलिए गए क्योंकि पिछली बार जो सारा कंफ्यूजन हुआ 20 के विधानसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में, वो उस इलाके में हुआ, राजपूत वर्सेस कुशवाहा के चक्कर में हुआ। और उसमें एक फैक्टर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी थे। काराकाट की लोकसभा सीट में जब पवन सिंह, जो भोजपुरी के गायक हैं और निर्दलीय, लड़े और ये मैसेज हुआ कि राजपूत एकजुट हो रहे हैं कुशवाहा के खिलाफ, कुशवाहा को हराने के लिए, तो कुशवाहा एकजुट हुए राजपूत को हराने के लिए। औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ का किला ढहा, जहां 52 से राजपूत नहीं हारे थे और आरके सिंगारा में हारे, तो कुशवाहा लोगों ने हराया उनको। और वो मैसेज कैसे खराब हुआ, आपको एक इन्फॉर्मेशन भी हम बता दें दिलचस्प, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने मुंह से पर्सनली योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट किया था कि आप आइएगा हमारे यहाँ कैंपेन करने काराकाट में। और ये रिक्वेस्ट कब किया था? जब ये नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के लिए सारे घटक दल के नेता वाराणसी में जमा थे, वहां उपेंद्र कुशवाहा ने उनको कहा कि आप आइएगा हमारे यहाँ, और उनका प्रोग्राम लगा, कैंप प्रचार हुआ कि वो आएंगे और वो नहीं आए। इसका दूसरा हिस्सा ये होता था कि पवन सिंह की तरफ से जो ठाकुर नेता हैं बीजेपी के, बड़े बड़े नाम जो आप जानते हैं, उनको फोन जाता था कि आप मत आइए। हाँ, ये और लोग नहीं गए, परिवार का बच्चा है और लोग नहीं गए। तो इससे राजपूत वर्ग कुशवाहा का जो उस था, तो पवन सिंह भी थे तो बीजेपी के, वो तो नाराजगी में कर रहे थे, वो खड़े हो गए थे। तो बीजेपी ने अब उसको मनाने की शुरुआत हो गई है, पवन सिंह को ले जाएगा उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ। इससे क्या साबित हुआ कि योगी जाते हैं तो हिंदुत्व का वोट भी आता है, लॉ एंड ऑर्डर जो चाहता है उसका वोट भी आता है और राजपूत वोट भी आता है, तीनों काम हो जाते हैं आपके। हाँ, तो वो फॉल्ट लाइन है राजपूत वर्सेस कुशवाहा का, वो दूर करना एक जरूरी काम था जिसके लिए उनको। राहुल जी के जाने से क्या होगा? आज पहली रैली उनकी और तेजस्वी की। तो राहुल जी को ही नहीं पता चल पाता, हम लोग तो बहुत तलाशते हैं कि उनके जाने से। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, आप नहीं सर्वे करते हैं तो कोई कांग्रेस का भी तो नाम लेता होगा ना? नहीं, कोई इस बार कांग्रेस का मेरे हिसाब से खराब परफॉर्मेंस होगा। और कांग्रेस का जो समझौता हुआ गठबंधन के साथ, जिस तरीके से झुक कर हुआ, उसके पूरे इमेज को जिस तरीके से इन लोगों ने साथ लेकर चले, आपने बोला कि जिस गठबंधन जो बना है एनडीए का, किस तरीके से दिख रहा है कि वायर है, इस पे कितना करंट जा सकता है।
ठीक उसके अपोजिट महागठबंधन में ये स्थितियां बनी हुई है। आप चाहे जो भी कहें कि समझौते हो गए, लोग एक मंच पर आ गए, लेकिन आम जो उनके कार्यकर्ता हैं आज के डेट में उसकी नाराजगी साफ फील्ड पे दिख रही है, और ये नाराजगी बड़ी नाराजगी है। और आज के उनके पूरे भाषण में राहुल गांधी का कहीं भी बिहार के लिए ऐसा मैसेज नहीं। किस बात की? सॉरी, नाराजगी इस बात की है कि हमारे पार्टी के लोगों को झुकाया गया। कांग्रेस के लोग जो कार्यकर्ता हैं उनको इतना बुरा लग रहा है कि हम आरजेडी के आगे खुद नतमस्तक हो गए। अच्छा, आप देखेंगे उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय किस तरीके से चेहरा पवन खेड़ा जी का सबका उतरा हुआ था। वो उनकी देखने से समझ यही आ रही थी कि कहीं ना कहीं ये बेचारे की तरह मजबूरी तो ऐसी थी कि कल कार्यक्रम में पूछा गया कि वो मैनिफेस्टो वाले कार्यक्रम में कि भाई राहुल जी नहीं आए, आज भी नहीं आए, और राजेश राम भी नहीं थे उसमें, वो भी लावारू भी नहीं थे, लावारू भी। तो उन्होंने कहा भाई बड़ा मुश्किल है लोगों को लेकर के आना, हम तो अखिलेश प्रसाद सिंह को ही बड़ी मुश्किल से लाए हैं। सोचिए, स्टेटमेंट है भाई, आप हंस रहे हो, यही जवाब था। मैनिफेस्टो, गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और ये जवाब था भाई कहाँ से लाए लोग, अभी हम बड़ी मुश्किल से तो एक को लेके आए हैं अपनी पार्टी। तो ये तो अपनी पार्टी, ये कंफ्यूजन इतना हुआ इन लोगों ने, ये उसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी की गलती कम थी। पहली कांग्रेस के तरफ से ये मूव हुआ कि हमको पुनरुत्थान करना है कांग्रेस का, और इंपावर्ड करके राहुल गांधी ने भेजा अलावरू को वहां, तो वो जाकर के अड़ गए। अभी जो लचीलापन चाहिए, जो कहानी हमने कई बार चाहिए है वो ना। इनके असेसमेंट से सहमत हैं आपकी, ये वर्स्ट परफॉर्मेंस हो सकता है कांग्रेस का? नहीं, एक तो पिछली बार 70 में वर्स्ट परफॉर्मेंस था, 27% के स्ट्राइक रेट से 70 में से 19 जीते थे। अब इस बार हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, बात की 61 सीट पर लड़ रहे हैं, उस 61 में 10 सीट पर फ्रेंडली फाइट है। तो आप लिटरली 51 सीट लड़ रहे हैं, मतलब 70 से कम हुआ, 61 हुआ, 61 में 10 पर फ्रेंडली फाइट है, 51 पर आए। उस 51 में से भी आपने जो पहले कहा था कि हमको क्वालिटी सीट चाहिए, उसमें एक भी क्वालिटी सीट नहीं मिली आपको। तो जब आप क्वालिटी सीट लड़ ही नहीं रहे हैं, आपका इतना कंफ्यूजन है कि आरजेडी ने आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, सीपीआई ने आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, तो आप कैसे बेटर परफॉर्म करेंगे? स्ट्राइक रेट और भी कम हो सकता है, बिल्कुल कम हो सकता है। मतलब डबल डिजिट में कांग्रेस अगर जाए तो उसको सेलिब्रेट करना है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सुप्रिया सुले का सवाल याद है ना, वैसे कर रही थी, तो डबल डिजिट में अगर जाए तो वैसे ही करना चाहिए। आपकी रिपोर्ट भी यही है। हाँ, कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति, बहुत मुश्किल में डबल डिजिट में, और कांग्रेस ने पूरी मेहनत करके आरजेडी का भी जो कैंपेन था उसको डिरेल किया है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से एनडीए के लिए माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि एक मतलब हारे महागठबंधन, कहाँ SIR, क्या रिपोर्ट, सोचिए ना। अब आज मैं आपको, और अब राहुल जी की बात नहीं, राहुल जी की बातों पर तो बात ही चर्चा ही नहीं हुई। मैं भी अभी कर रहा हूँ ना, मेक इन बिहार कह रहे थे वो वहाँ। अब बचपन में माता पिता ने कहा था माथा नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं होता है। तो देखिए उन्होंने आज बोला मोदी जी आते हैं बिहार के युवाओं से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सस्ता डेटा दिया, मोबाइल का डेटा, ठीक है आपने सस्ता डेटा दिया, लेकिन इसका पैसा किसने बनाया? बिहार के लड़के ने पैसा नहीं बनाया, पैसा तो अंबानी ने बनाया। कंपनी तो आपने, हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम तो अंबानी को दिया, जियो को दिया, तो कोई तो कंपनी होगी जिसको स्पेक्ट्रम जाएगा, कोई तो डेटा बांटेगा। तो सरकार की इच्छा क्या होगी कि डेटा सस्ता होना चाहिए, बाकी जिसको भी दिया जा रहा है। तो ये इससे, और आप कंफर्म कर रहे हैं हाँ सस्ता डेटा दिया, फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, तुम 24 घंटे रील पे लगे रहते हो, इसका मतलब तुमको मोदी ने नौकरी नहीं दी। आर्गुमेंट्स हैं। हाँ। अब छठ वाली बात जो थी, मैंने बताया छठ की कोई तस्वीर नहीं मोदी के, आपने कहा वो स्विमिंग पूल में छठ बना रहे थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी से कहोगे नाचो तो नरेंद्र मोदी बहुत ही खराब है, वो नाचने लग जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी करते हैं, इन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव चोरी किया। अच्छा, बिहार में क्या कहा था इन्होंने? वोट काट के चोरी कर रहे हैं ना। तो मैंने सुबह भी पूछ रहा था किसी से इसका, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी करेंगे तो ध्यान रखना बड़ी बड़ी संख्या में निकल के वोट डालना। भाई जिसका वो वोट कट गया वो वोट कैसे डालेगा? बड़ी संख्या में देखिए, अब आप पहले उससे शुरू करिए, उस समय के विजुअल्स हैं नहीं, लेकिन देवेंद्र जी आप भी मंगाइए कहीं से देखने को मिले कि जब वो कह रहे थे अंबानी के बारे में, तो तेजस्वी यादव की शक्ल कैसी हो रही थी। भाई लालू यादव, तेजस्वी यादव, पूरे परिवार 12-14 लोग शादी में गए थे उनके बैठे। उन्होंने कहा कि मोदी जी यहाँ नहीं आएंगे, अंबानी की शादी में जाएंगे। हाँ, और तो वहाँ गए थे तेजस्वी यादव, गया था तेजस्वी गए थे, लालू यादव गए थे, राबड़ी देवी गया था, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राजश्री यादव, मीसा भारती, पूरा परिवार 12-14 लोग गए थे। एक जहाज लोग गए, वहां बैठे पूरा परिवार, वहां फोटो खिंचवाया जैसे उनके घर में शादी हो, इस तरह से। पत्रकारों ने पूछा पटना एयरपोर्ट पर कि अरे आप लोग सब लोग जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि निमंत्रण है,
तो अब ये दिखने वाली थी शक्ल, देखते हैं हम लोग जरा कि भाई वो कह रहे थे अंबानी के बारे में, तो तेजस्वी यादव की शक्ल कैसी हो रही थी। तो अब वो डाटा दिया, सस्ता हुआ, रील बना रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का जहां शासन है वहां लोग रील में नहीं लगे रह रहे हैं? भाई रील जो फेनोमेनन है वो तो सारी दुनिया में हर आदमी का मैक्सिमम टाइम रील से पैसे बना रहा है, बना ही रहा है पैसे वो। और समय भी लोगों का अगर बर्बाद हो रहा है तो इक्वली कर्नाटक में भी हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि कर्नाटक का यूथ जो है सो और वहां की महिलाएं रील नहीं देख रही हैं। सवाल कनेक्ट का ये तो मैंने, ये तो उदाहरण उनके भाषण का, तो और भी बहुत सी बातें कही उन्होंने, बिहार की बातें भी की। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बिहार के लोग मुद्दे नहीं उठाए बिहार की बातें। पलायन की बात कर रहे थे वो कि तुम गुजरात तुम बनाते हो तो बंगलोर मुंबई तुमने बनाया, बिहार में लेकिन क्यों नहीं कुछ कर पाए, ये बातें भी वो कर रहे थे। मगर वो कनेक्ट होना चाहिए ना आपकी बात। राहुल गांधी आप 2 महीने बाद आ रहे हो, थीम कोई होनी चाहिए, थीम होनी चाहिए। चाहिए, कोई एक थीम होनी चाहिए। तो कोई थीम नहीं है, सारी बातें वो कह रहे थे, सारी बातें कह रहे थे। और वही जो जहां से आपने शुरुआत की कि वो ले आकर के सेंटर में वो नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पटना में जाकर के, बिहार में भी जाकर के राष्ट्रीय बड़ी मुश्किल से उसको नौकरी पे पलायन पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ, और एक बिहारी होने के नाते, कि जितने नोएडा और दिल्ली में मकानें बन रही हैं वहाँ जितने वर्कर देखिएगा उसमें 80% बिहार के वर्कर होंगे। लेकिन राहुल गांधी जी को बता भी दीजिएगा कि उसमें रहने और नौकरी करने वाला भी दूसरे स्टेट से नहीं आता, बिहार से आता है। ये दोनों चीजें उनको समझना पड़ेगा। आप यदि बिहार का इस तरीके से अपमान करेंगे तो बिहारी पलायन के नाम पे कभी वोट नहीं देगा। मोदी को गाली देके वोट मिलता है क्या कहीं? ऐसा नहीं होता है। आप मुद्दों के आधारित किसी को गाली दे दीजिए, यदि पर्सनली आप उनको गाली देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वो नाचने लगेगा, इस तरह के शब्दों से आप वोट नहीं इकट्ठा कर सकते। क्योंकि वो ट्रंप नहीं है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि हम उनको गाली देंगे तो हमारे देश की जनता खड़ी हो जाएगी। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका इज्जत करना हर व्यक्ति का ये होता है। कल को मनमोहन सिंह भी थे, इंदिरा गांधी थी, सब लोग थे, लेकिन आज भी हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। परफॉर्मेंस क्या था, नरसिम्हा राव का क्या था, किनका क्या था, वो एक अलग चीज होता है। लेकिन कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को गाली देकर यदि चाहे कि उसको करें, हम ओवैसी को लेकर बीजेपी में बहुत सारे आरोप लगते हैं और कहा जाता है कि इस तरह से करते हैं, लेकिन गाली उनके भी मंच से प्रधानमंत्री कम से बड़े लीडरों को नहीं। बात सिंपल सी है, अगर आप ट्रंप की बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात या मोदी, ये सब बातें आप करेंगे, आप लोगों के मन में मोदी की इमेज बना रहे हो। आप जैसी भी बनाना चाह रहे हो, लेकिन मन में तो मोदी की छवि जा रही है ना, फिर वो कंपेयर तो करेगा ही। अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा, उनका वर्ड्स ये थे, ये तो ट्रंप से डरता है, ऐसा आदमी कभी बिहार का भला नहीं कर सकता। उसमें पॉलिटिकली सौरभ देखें तो बाकी सब बैकफायर करने वाली ही हैं। सबसे ज़्यादा सूट करने वाली बात ये थी कि आप गुजरात बना सकते हैं, महाराष्ट्र बना सकते हैं, तो बिहार क्यों नहीं बना सकते। और इस नैरेटिव को अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में महागठ वहाँ पे अपोजिशन ने सक्सेसफुली बनारस में इसको अप्लाई किया। बनारस में नैरेटिव वो खूब चलाया कि यहाँ पे हर काम क्यों गुजराती ही आके करता है, और जब नतीजे को अगर आप देखें तो समझ में आता है कि उसका असर रहा होगा, तभी उस प्रकार का मार्जिन रहा। इस काम को बहुत सक्सेसफुली वहाँ कर सकते हैं और बिहार के लोगों का स्वाभिमान भी उसमें जाएगा कि हाँ यार ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह तो सारी बातें हैं, लेकिन गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। दूसरी चीज़ की जो डाटा वाली बात कर रहे हैं, जैसे इस बार महागठबंधन की मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी को भी वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनका पूरा फोकस सौरभ अगर मीडिया के केस में ही देखें तो सोशल मीडिया पर ही है। यूट्यूबर्स को बुला बुला के वो लोग ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, तेजस्वी ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं यूट्यूबर्स को। मतलब वो तो समझ में आ रहा है ना कि आपको उसका पोटेंशियल पता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है, और उसको तुम फिर इस रूप में खारिज कर रहे हो। मुझे नहीं पता, राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने बात भी की होगी साथ में सभा करने से पहले। कोई कोऑर्डिनेशन किसी तरह का दिख नहीं रहा है इन लोगों के सारे कार्यक्रम में भी, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये गैप हो गया ना 1 महीने का, जो वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई 1 सितंबर को उसकी रैली हुई थी, 1 महीना क्या 1 सितंबर को ही रैली हुई थी ना, उसके बाद ये 50 दिनों के बाद 50 दिन का गैप हो गया। उसके बाद आप गए ही नहीं, एक दिन ईबीसी वाला घोषणा पत्र जारी करने गए। तो जो थीम है इन लोगों की, पॉलिटिक्स की एक थीम है इन लोगों के चुनाव लड़ने की, ईबीसी इस बार इनकी थीम है। उस ईबीसी थीम को राहुल गांधी नहीं वो एड्रेस कर रहे हैं। जो ईबीसी का घोषणा पत्र तो सबसे पहले उन्होंने निकाला था उन्होंने। तो अब आप उस थीम को, तेजस्वी यादव जैसे मुकेश सहनी को लेकर के घूम रहे हैं, उस ईबीसी थीम को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आपका जो दलित का थीम है आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आपने राजेश राम को चुनाव लड़ाया वहां, और राजेश राम अब चुनाव अपने कुटुंबा में ही फंसे हुए हैं। वो पटना भी नहीं आते हैं। कल देखिए वो जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ वो नहीं आए राजेश राम। तो आप उस थीम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जो सोशल इक्वेशन आपने बनाया है उसी को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार भी कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। अगर ये एजेंडा महागठबंधन का है तो तेजस्वी प्रण के नाम से क्यों जारी हुआ?
तेजस्वी प्रण के नाम से जारी हो गया, तो इसका मतलब राहुल गांधी के मुंह से अब उसमें से कोई एक शब्द नहीं निकलेगा। सर अब वो तो अब दिखने लग गया है कि वो कांग्रेस ने कंसीड कर दिया कि चलो ये तुम्हारी इलेक्शन है, तुम ही लड़ो। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने कहा तुम ही लड़ लो। तो अब तो लग रहा है कि डिरेल कर रहे हैं ना, ये अब तो भाई आप डिरेल कर रहे हैं अब ना, नुकसान कर रहे हैं उसके कैंपेन को आप डिरेल कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपको किया है। 7 सीटों पर, कांग्रेस की 7 सीटों पर आरजेडी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, और जहां कांग्रेस के लड़ रहे थे उनका नाम वापस करवा लिया, गर्दन पर तलवार रख के तेजस्वी यादव और लालू यादव ने, कि तुम वापस करो हमारे अपने प्राणपुर से या वारसलीगंज से या वैशाली से, वापस करा दिया अपना। अरे तो ये लड़ाई संजय यादव और राजेश राम लड़ेंगे ना आपस में, ये थोड़ी लड़ेंगे। वो लड़ चुके। अब ये यहाँ डिरेल कर रहे हैं इस कैंपेन को, उनके आरजेडी का। चूंकि आप सीरियसली कह रहे हैं राहुल गांधी महागठबंधन के प्रोस्पेक्ट्स को हर्ट कर रहे हैं? भाई तो हर्ट किया ही 3 महीने से कर रहे हैं, हम आज से थोड़े कर रहे हैं। जब वो SIR की यात्रा लेकर के गए थे, तब से हम आप ही के पास बैठ करके कर रहे हैं कि उन्होंने लगातार डिरेल किया उस कैंपेन को, और तेजस्वी कहते रह गए और इन्होंने एक बात नहीं सुनी। उन्होंने कैंपेन उसको डिरेल किया चुनाव बनने से पहले, और अभी भी कर रहे हैं। और अब इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे चुनाव। कैसे इंटरेस्टेड होंगे? आप कहते ना, जाकर के तेजस्वी के हाथ उठा करके कहते कि हम इन्होंने जो घोषणा की है कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे सरकारी, हम देंगे। राहुल गांधी कहते, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 100 MP है उसका, वो कहते ना, कहते राहुल गांधी अगर कहें सौरभ जी कि हम वक्फ का कानून फाड़ करके कूड़ेदान में डाल देंगे तो लोग सुनेंगे। तेजस्वी यादव तो नहीं कर सकते हैं ना, 100 MP की पार्टी है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो एजेंडा तेजस्वी यादव लेके आया, उसमें से किसी एजेंडे पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आज तेजस्वी का प्रण या प्रतिज्ञा कुछ नहीं कहा। ये जरूर कहा मेरी गारंटी है कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और सबसे अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन मेरी गारंटी ये कहा, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तो ये बात वो भी कह रहे हैं कि हम जो तेजस्वी जो कहता है सो करता है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जब फोटो तेजस्वी की मान ली कि बड़ी फोटो तेजस्वी की लगेगी सब जगह, तो तेजस्वी का हाथ उठा करके कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो ये जो कह रहे हैं वो कांग्रेस भी कर रही है। हाँ, मैं भी कह रहा हूं। तो वो तो नहीं कह रहे। जमीन पे कार्यकर्ता इतना आहत है पिछले कुछ दिनों से कि वो अब आज के डेट में, मेरा अपना मानना है कि जहां भी कांग्रेस के नहीं खड़े हैं कैंडिडेट, वो वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को शिफ्ट हो जाए या प्रशांत किशोर को शिफ्ट हो जाए। ये है, वो आरजेडी में नहीं जाएगा कन्फर्म। देखिए बड़े सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ घूम रहे हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा हुआ था, उसमें तो ये था कि बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मैं इंडिविजुअल वाली, वर्कर लेवल वाली बात कर रहा हूँ। दूसरी बात बता रहे हो, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि मीडिया सेंटर दोनों का बना हुआ है पटना में। दोनों लोग सुबह, दोनों मीडिया सेंटर के लोगों का, जेडीयू का और बीजेपी का, दोनों लोग ये आपस में करते हैं कि भाई आज के हमारे कार्यक्रम क्या है, चाहे 1 वीक का प्रोग्राम लेकर चलते हैं। कांग्रेस में और आरजेडी में इस तरह का कोई संवाद नहीं है। दोनों मीडिया अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इनका चिराग जी का एक काम कर रहा है, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं कि जेडीयू के साथ बेटर नहीं है, लेकिन बीजेपी उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चल रही है। मुकेश सहनी, इनका क्या कहा जाता, हम वाले जो हैं उनका मीडिया सेंटर, हाँ, हम उनका मीडिया सेंटर वैसा नहीं है कि जिसको लेकर हम लोग चर्चा करें। लेकिन ये 3 लोगों ने जो मीडिया इन्होंने भेजा, मैं घूम रहा हूं यात्रा में और बीजेपी के स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं में असंतोष और विरोध दिख रहा है उम्मीदवारों को लेकर। अगर वक्त पे नहीं संभला तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसा सर कोई इलेक्शन ही नहीं होगा ना जहाँ पे आपको ऐसे मैसेज ना दिखे, ये सिम्टम ना दिखे, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरी चीज की वो अलग अलग दल हैं जब गठबंधन में होते हैं, तो वो ये समझना ही होगा कि थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं के भीतर रहता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए जो मैक्सिमम किया जा सकता था वो नजर आया। जैसे नीतीश कुमार का चिराग पासवान के घर जाना, हाँ, वो क्या है वो? हाँ, वो बड़ी बात। दूसरी चीज कि पर डे इंडिया के सिर्फ जेडीयू बीजेपी नहीं, 5 जो घटक दल हैं वो व्हाट्सएप पे 24/7 कनेक्टेड हैं। कोई भी इश्यूज हो तो किस नैरेटिव को कैसे लेके जाना है, ये बीजेपी की तरफ से बताया जाता है। ड्राइविंग सीट पे ऑफकोर्स बीजेपी ही है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जो कराना चाह रही है, बाकी सभी सहयोगी दल उसी रूप में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया रघुनाथपुर वाला, कि योगी आदित्यनाथ की रैली को वहां लगवाना, समझिए ना, कि बीजेपी का वहां जाना, योगी आदित्यनाथ का वहां टाइम देना और जेडीयू का एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करना इसलिए कि आपको पता है। अब 2 मिनट में मुझे आप जल्दी आखिर में ये बताइए, जो अमित शाह जी ने आज कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ना वहाँ वैकेंसी है ना यहाँ वैकेंसी है। तो ये मतलब वो जो पटना में उन्होंने कहा था चुनाव बाद देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश होंगे, यानी उसका कुछ क्लैरिफिकेशन टाइप है जो कहा था ना, वो बीजेपी की पोजीशनिंग ऐसे ही रहती है कि उसमें, जैसे अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है ना, तो पोजीशनिंग में वो लोग सैद्धांतिक लाइन लेते हैं। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, पत्थर की लकीर पे ये लिख लीजिए कि नीतीश कुमार ही, अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बोल क्यों नहीं रही बीजेपी? बोल दिया आज तो। अब कैसे बोला जाता है?
जैसे पिछली बार बोला था, आज भी उसी चाय कम सीट है, यही बोल ही रहे हैं ना कि वैकेंसी नहीं, अब कैसे बोला जाए। तो इसका मतलब यही है ना, और तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, एकदम पत्थर के लगे पे लिख लीजिए। ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे ही कहेंगे, ऐसा ही मान रहे हैं इसको फिर हम। बिल्कुल, और ये बीजेपी की दरियादिली नहीं है। हाँ, मजबूरी नहीं है कि जरूरत बीजेपी की है दरियादिली पॉलिटिक्स की। है, बीजेपी की मजबूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अमित शाह जी ने आज तरीके से क्लियर शब्दों में कह दिया है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू ने उनके भाषण के उस क्लिप को ट्वीट किया तुरंत, जैसे उन्होंने बोला तुरंत जेडीयू ने उसको सोशल मीडिया अपने हैंडल पर डाल दिया। और जेडीयू ने तो पहले ऐलान करके चुनाव में गए हैं ना कि भाई 2020 2025 से 30 फिर से नीतीश, वो अनाउंस करके गए हैं। रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग कह रहे थे। कुशवाहा ने हमने बात की थी ना, एक दिन बोल रहे थे सभी वो सब कह चुके हैं। अब अमित शाह के कहने की जरूरत थी, उन्होंने आज कह दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया। और जो आप कह रहे थे ना कि जेडीयू बीजेपी के वर्कर्स में नीचे अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने में भी ये उनका बयान काफी काम आएगा। क्योंकि जेडीयू के लोगों में ज्यादा इस बात को लेकर के निराशा थी कि क्यों नहीं अनाउंस खुल के क्यों नहीं कह रहे। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 200% बनेंगे। नहीं, जीत जाएंगे तो बनेंगे, ये तो बता ही दिया। जितने मतलब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, 100% बनेंगे। देखिए ये थोड़े से वो ये उन्होंने जो कहा ना कि जीत जाएंगे तो बनेंगे, वो कुछ ही हाल में बनेंगे किसी। और देखिए ये अब देखिए, अब फिर आप 10 मिनट बढ़ाना पड़ेगा, तो स्विच करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो किसी हाल में बनेंगे। एनडीए जीतेगा, एनडीए जीत रहा है और वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, तो ये आपने अब आर्टिकुलेट किया, मैंने सवाल क्लियरली पूछ दिया, सवाल समझ गया था आप कहां ले जा रहे थे। तो चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आज समय इतना ही था, लेकिन आज तो अरे आज हेडलाइन मिल गई हमको, और क्या चाहिए इससे अच्छी बात। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, जीत जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।